अगर कभी किसी से इतना प्यार किया हो कि उसे खो देने के बाद खुद से भी रिश्ता टूटने लगे, अगर किसी की यादें आपकी खामोशी में ज्यादा बोलने लगें, और अगर मूविंग ऑन सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि रोज की लड़ाई बन गया हो, तो यह ऑडियो बुक आपकी कहानी है। हेलो फ्रेंड्स, किताबी प्रेरणा में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों की कहानियों को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उन्हें जीते हैं। आज की यह भावनात्मक और गहराई से जुड़ी कहानी प्रेरित है किताब अंटिल लव सेट्स अस अपार्ट से, जिसे लिखा है आदित्य आर निगोट ने। यह किताब सिर्फ प्यार की शुरुआत की बात नहीं करती, बल्कि उस दर्द, उस दूरी और उस आत्मखोज की यात्रा को दिखाती है, जहां दो लोग एक दूसरे से अलग होकर खुद से दोबारा मिलते हैं। इस ऑडियो बुक में आप रोहित और आयशा की कहानी सुनेंगे। प्यार, डिपेंडेंस, टूटन, हीलिंग और अंत में एक नए, ज्यादा मजबूत इंसान के रूप में आगे बढ़ने की कहानी। तो आंखें बंद कीजिए, दिल खोलिए और इस सफर का हिस्सा बनिए, क्योंकि कभी कभी सबसे जरूरी रिश्ता खुद से दोबारा जुड़ना होता है। बिगिनिंग ऑफ लव। तो प्यार की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। रोहित हमेशा से अपनी जिंदगी को दिमाग से जीने वाला इंसान रहा था। उसे लगता था कि भावनाएं अगर ज्यादा हावी हो जाए तो इंसान कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए उसने खुद को पढ़ाई, डिसिप्लिन और प्लानिंग में इतना उलझा लिया था कि उसे यह भी याद नहीं था कि आखिरी बार उसने दिल से कब कुछ महसूस किया था। कॉलेज जाना, क्लास अटेंड करना, लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बनाना और फिर शाम को अकेले हॉस्टल के कमरे में लौट आना, यही उसकी दिनचर्या थी। बाहर से वह सुलझा हुआ लगता था, लेकिन अंदर कहीं एक खाली जगह थी जिसे वह खुद भी नाम नहीं दे पाता था। उसी कॉलेज में आयशा आई थी, और उसका आना किसी शोर की तरह नहीं बल्कि किसी हल्की सी हवा की तरह था जो बिना पूछे सब कुछ बदल देती है। आयशा जिंदगी को डर से नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी से देखती थी। वह खुलकर हंसती थी, सवाल पूछती थी और चीजों को महसूस करने से नहीं डरती थी। रोहित ने उसे पहली बार नोटिस तब किया जब वह कैंपस के एक कोने में बैठी आसमान को देख रही थी। न फोन था, न किसी से बात, बस वह अपने अंदर मौजूद थी। उस पल रोहित को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे उसके ही अंदर से जगा रहा हो। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। पहले पढ़ाई से जुड़ी बातें, फिर किताबों पर चर्चा, फिर जिंदगी और रिश्तों पर। और कब वह बातचीत आदत बन गई, यह दोनों को पता ही नहीं चला। रोहित को आयशा के साथ यह सुकून मिलता था कि उसे कुछ साबित नहीं करना पड़ता था, और आयशा को रोहित के साथ यह भरोसा कि कोई उसे ध्यान से सुन रहा है, बिना टोके, बिना सुधारे। प्यार किसी बड़े ऐलान की तरह नहीं आया। वह छोटे छोटे पलों में पनपा, साथ चाय पीने में, देर तक चलते रहने में, और उन खामोशियों में जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। रोहित ने पहली बार अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया, जिसमें कोई और भी शामिल था। और आयशा ने पहली बार किसी के सामने अपने डर खोले, छोड़ दिए जाने का डर, अकेले रह जाने का डर। और रोहित ने बिना समझे भी उसे थाम लिया। लेकिन यहीं से एक नजर न आने वाली गलती शुरू हो चुकी थी। रोहित धीरे धीरे अपनी इमोशनल ज़रूरतों को आयशा की मौजूदगी से भरने लगा, और आयशा अपनी सिक्योरिटी को रोहित के साथ होने से जोड़ने लगी। वे एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे बल्कि एक दूसरे पर डिपेंड करके खुश रहने लगे थे। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वे प्यार के नाम पर अपनी इंडिविजुअलिटी को चुपचाप पीछे छोड़ रहे हैं। रोहित को लगा कि प्यार का मतलब एडजस्टमेंट है, और आयशा को लगा कि प्यार का मतलब खुद को पूरी तरह किसी के हवाले कर देना है। उस वक्त सब कुछ बहुत सुंदर लगता था, क्योंकि शुरुआत में डिपेंडेंस भी केयर जैसी लगती है। लेकिन इसी खूबसूरत शुरुआत में उनकी कहानी की जड़ छुपी थी, क्योंकि जब प्यार सहारा बन जाए और सहारा ही जिंदगी बन जाए, तो इंसान खुद चलना भूलने लगता है। और रोहित और आयशा इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान थे। वे बस यह मान बैठे थे कि साथ होना ही काफी है, जबकि असल में साथ रहने से पहले खुद के साथ पूरा होना जरूरी होता है। शुरुआत के वो हल्के, बेफिक्र दिन अब धीरे धीरे बदलने लगे थे, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बड़े झगड़े के, बस एक अजीब सी थकान के साथ। रोहित और आयशा अब भी साथ थे, बातें होती थीं, मिलना जुलना भी था, लेकिन उन पलों में अब पहले जैसी ताजगी नहीं बची थी। रोहित को महसूस होने लगा था कि वह हर समय खुद को संभाल कर बोलता है, अपने शब्दों को तौलता है, ताकि आयशा को बुरा न लगे, ताकि कोई गलतफहमी न पैदा हो। वहीं आयशा को लगने लगा था कि रोहित पहले जितना खुलकर बात नहीं करता, वह पास होते हुए भी कहीं दूर रहता है। दोनों अपने अपने मन में सवाल लेकर जी रहे थे, लेकिन उन्हें जुबान पर लाने से डरते थे। प्यार अब सुकून से ज्यादा जिम्मेदारी जैसा लगने लगा था। सुबह की शुरुआत अब खुशी से नहीं बल्कि इस सोच से होती थी कि आज बात हुई या नहीं, रिप्लाई समय पर आया या नहीं। अगर रोहित किसी दिन थका हुआ होता और चुप रहना चाहता, तो आयशा उसे दूरी समझ लेती। अगर आयशा ज्यादा भावुक हो जाती, तो रोहित को लगता कि वह उस पर दबाव डाल रही है। दोनों सही थे,
लेकिन दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह समझ पाने में असफल हो रहे थे। धीरे धीरे उनकी दुनिया छोटी होने लगी। रोहित ने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया क्योंकि आयशा को अकेलापन महसूस होता था। आयशा ने अपने सपनों और इच्छाओं को दबाना शुरू कर दिया क्योंकि रोहित को असुरक्षा होने लगी थी। यह सब उन्होंने प्यार के नाम पर किया, बिना यह समझे कि वे खुद को धीरे धीरे खो रहे हैं। उन्हें लगता था कि यही तो प्यार है, अपने आप को दूसरे के लिए बदल लेना। लेकिन सच ये था कि वे बदल नहीं रहे थे, वे मिट रहे थे। रोहित के भीतर घुटन बढ़ने लगी थी, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करता था क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने सच कहा तो रिश्ता टूट जाएगा। आयशा के भीतर डर बैठने लगा था कि अगर उसने ज्यादा सवाल किए, ज्यादा चाहा, तो वह रोहित को खो देगी। दोनों ही अपने डर से संचालित हो रहे थे और यही डर उनके रिश्ते की दिशा तय करने लगा था। अब छोटी छोटी बातों पर मन भारी हो जाता था। पहले जो खामोशी सुकून देती थी, वही अब असहज लगने लगी थी। रोहित को लगने लगा था कि वह खुद को साबित करते करते थक गया है और आयशा को लगने लगा था कि वह बिना मांगे भी कम मिल रही है। फिर भी दोनों यह मानने को तैयार नहीं थे कि कुछ गलत हो रहा है। वे इसे एक फेज कहकर टाल देते थे, खुद को समझाते थे कि हर रिश्ते में ऐसा होता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनका रिश्ता अब संतुलन खो चुका था। प्यार बराबरी का नहीं रहा था, वह जरूरत बन चुका था। रोहित आजादी चाहता था, लेकिन गिल्ट के साथ। आयशा सुरक्षा चाहती थी, लेकिन डर के साथ। और जब प्यार गिल्ट और डर के बीच फंस जाए तो वह बोझ बन ही जाता है। इस दौर में दोनों ने एक बड़ी गलती और की। उन्होंने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद को समझने की नहीं। वे एक दूसरे से उम्मीद करते रहे कि दूसरा बदलेगा, थोड़ा कम चाहेगा, थोड़ा ज्यादा समझेगा, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि वे खुद क्या महसूस कर रहे हैं। यही वह समय था जब उनके बीच प्यार मौजूद था, लेकिन सुकून नहीं। साथ था, लेकिन आजादी नहीं। और यह सब बहुत धीरे धीरे हो रहा था, इतना धीरे कि उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि वे एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से वापस आना आसान नहीं होता। ये कहानी अब सिर्फ दो लोगों के करीब आने की नहीं रही थी, बल्कि उस दूरी की तैयारी कर रही थी जो अक्सर बिना आवाज किए पैदा होती है। वह मोड़ किसी एक दिन, किसी एक झगड़े या किसी एक गलत शब्द से नहीं आया, बल्कि बहुत धीरे आया, जैसे दीवार में पड़ने वाली दरार जो पहले दिखाई नहीं देती, लेकिन एक दिन पूरा ढांचा हिला देती है। रोहित और आयशा अब साथ होते हुए भी भीतर से अलग अलग जीने लगे थे। बातें होती थीं, लेकिन उनमें सच्चाई कम और सावधानी ज्यादा होती थी। रोहित जब कुछ कहना चाहता तो पहले यह सोचता कि आयशा टूट न जाए, और आयशा जब कुछ पूछना चाहती तो यह डर उसे रोक देता कि कहीं रोहित दूर न हो जाए। इसी डर ने दोनों को ईमानदार होने से रोक दिया था, और रिश्ता बिना ईमानदारी के बस निभाया जा रहा था, जिया नहीं जा रहा था। रोहित के अंदर घुटन अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे खुद से भी डर लगने लगा था। उसे लगने लगा था कि वह वही इंसान नहीं रहा जो कभी था। उसे आज़ादी की ज़रूरत महसूस होती थी, लेकिन जैसे ही वह यह सोचता, गिल्ट उसे जकड़ लेता। वहीं आयशा हर दिन अपने अंदर एक अनकही बेचैनी लेकर उठती थी। उसे लगता था कि वह जितना ज्यादा चाहती है उतना ही कम मिलता है, और यही कमी उसे खुद पर शक करने पर मजबूर कर देती थी। क्या वह ज्यादा मांग रही है? क्या उसका प्यार बोझ बन गया है? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। फिर एक दिन वह हुआ जो बहुत दिनों से जमा था। कोई चीख नहीं, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, बस थके हुए शब्द। रोहित ने पहली बार कहा कि वह खुद को खोता हुआ महसूस कर रहा है, कि उसे सांस लेने की जगह चाहिए। और आयशा ने पहली बार माना कि वह हर पल डर में जी रही है, छोड़ दिए जाने के डर में, अकेले रह जाने के डर में। दोनों की सच्चाइयां सामने थीं, लेकिन उस पल वे एक दूसरे को सुनने की हालत में नहीं थे, क्योंकि जब दिल बहुत भारी हो जाए तो सच भी बोझ लगने लगता है। उस बातचीत के बाद कुछ टूट गया। शायद भरोसा नहीं, शायद प्यार नहीं, बल्कि उम्मीद कि सब पहले जैसा हो सकता है। इसके बाद चीजें धीरे नहीं बल्कि साफ बदलने लगीं। कॉल्स कम होने लगीं, मिलने की कोशिशें टलने लगीं, और जब मिलते भी थे तो उनके बीच एक अजीब सी दूरी रहती थी, जैसे दोनों जानते हो कि वे एक दूसरे को थामे हुए हैं, लेकिन साथ चल नहीं पा रहे। रोहित को लगने लगा था कि वह अगर और रुका तो खुद को पूरी तरह खो देगा, और आयशा को लगने लगा था कि अगर वह और पकड़े रही तो खुद को मिटा देगी। यही वह बिंदु था जहां प्यार और आत्मसम्मान आमने सामने खड़े हो गए थे, और दोनों को किसी एक को चुनना था। कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया, कोई दरवाजा जोर से बंद नहीं हुआ। बस एक दिन दोनों ने यह मान लिया कि साथ रहकर वे एक दूसरे को और चोट पहुंचा रहे हैं। अलग होना हार जैसा लगा, लेकिन साथ रहना उससे भी ज्यादा दर्दनाक था। उस पल दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ लिया। यही था उनका ब्रेकिंग पॉइंट, जहां रिश्ता खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वह रूप बदल चुका था। और अब आगे जो रास्ता था वह प्यार को बचाने का नहीं बल्कि खुद को बचाने का रास्ता था।
और यह स्वीकार करना दोनों के लिए सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी सच बन चुका था। अलग होने के बाद जो खालीपन आया वह किसी तेज दर्द की तरह नहीं था, बल्कि एक ऐसे सन्नाटे की तरह था जो हर चीज में घुला रहता है। रोहित के लिए सबसे मुश्किल था खुद के साथ रहना, क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं था जिसके लिए वह अपने शब्दों को संभाल कर बोले या अपनी भावनाओं को छुपाए। अब सब कुछ उसके सामने नंगा सच बनकर खड़ा था। सुबह उठते ही उसे यह एहसास होता कि अब किसी को मैसेज करना जरूरी नहीं है, किसी के जवाब का इंतजार नहीं है। और यही आजादी उसे पहले सुकून नहीं बल्कि डर देती थी। उसे लगता था कि उसने कुछ खो दिया है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसने सिर्फ किसी इंसान को नहीं खोया, उसने उस वर्जन को खोया है जो डर और गिल्ट में जी रहा था। वहीं आयशा के लिए यह दौर और भी कठिन था, क्योंकि उसकी पूरी भावनात्मक दुनिया किसी के साथ जुड़कर चलने की आदी हो चुकी थी। अब जब वह सहारा हट गया था तो उसे अपने ही भीतर खड़े रहना सीखना पड़ रहा था। शुरुआत में वह खुद को दोष देती रही, कभी रोहित को कभी खुद को। लेकिन जब थक गई तो पहली बार उसने रुककर खुद से सवाल किया कि वह हर रिश्ते में खुद को इतना क्यों खो देती है, क्यों उसे किसी और की मौजूदगी से अपनी कीमत तय करनी पड़ती है। यही सवाल उसकी हीलिंग की शुरुआत बन गया। रोहित ने भी अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने यह स्वीकार किया कि वह रिश्ते में इसलिए चुप रहा क्योंकि उसे टकराव से डर लगता था। उसे डर लगता था कि अगर वह अपनी जरूरतें बताएगा तो सामने वाला टूट जाएगा, और यही डर उसे खुद से दूर ले गया था। इस समझ के साथ उसने पहली बार अपनी भावनाओं को लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, बिना किसी को खुश करने की कोशिश किए। आयशा ने भी खुद के साथ समय बिताना सीखा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी रीएश्योरेंस के। उसे एहसास हुआ कि अकेले रहना सजा नहीं है, बल्कि खुद को जानने का मौका है। दोनों की हीलिंग अलग अलग रास्तों से चल रही थी, लेकिन मंजिल एक ही थी, खुद से दोबारा जुड़ना। इस दौरान यादें आती थीं, दर्द होता था, कभी कभी रोना भी आता था, लेकिन अब वह दर्द उन्हें तोड़ नहीं रहा था, वह उन्हें सिखा रहा था। वे ये समझने लगे थे कि लेटिंग गो का मतलब किसी को भुला देना नहीं होता, बल्कि उस वर्जन को छोड़ना होता है जो डर से चिपका रहता है। रोहित ने यह सीखा कि प्यार में आज़ादी मांगना गलत नहीं है, और आयशा ने यह सीखा कि प्यार पाने के लिए खुद को छोटा करना जरूरी नहीं होता। यह वह दौर था जहां दोनों की कहानी रोमांटिक नहीं थी, लेकिन सबसे सच्ची थी, क्योंकि यहीं पर वे पहली बार किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए बदल रहे थे। यही हीलिंग थी, धीमी, चुपचाप, लेकिन गहरी। और यही वह मोड़ था जहां दर्द अब अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत की तैयारी बन चुका था। काफी समय बीत चुका था, इतना कि दिन अब गिने नहीं जाते थे और रातें पहले जैसी भारी नहीं लगती थीं। रोहित और आयशा दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, अलग अलग रास्तों पर, लेकिन एक ही समझ के साथ कि जो हुआ वह जरूरी था। रोहित अब खुद को किसी की प्रतिक्रिया से नहीं मापता था। उसने अपने भीतर यह स्वीकार कर लिया था कि किसी रिश्ते का टूटना उसकी असफलता नहीं बल्कि उसकी सच्चाई हो सकती है। उसने अपने काम, अपनी पढ़ाई और अपनी दिनचर्या को नए अर्थ के साथ अपनाया। इस बार भागने के लिए नहीं बल्कि खुद को स्थिर रखने के लिए। वह अब अपनी भावनाओं से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें पहचानता था और समय पर व्यक्त करना सीख चुका था। उसे यह समझ आ गया था कि भविष्य में अगर वह किसी से प्यार करेगा तो डर से नहीं बल्कि स्पष्टता से करेगा। वहीं आयशा ने भी खुद को नए तरीके से जीना शुरू किया था। उसने अपनी खुशी को किसी के साथ होने की शर्त से मुक्त कर दिया था। अब वह अकेले कॉफी पी सकती थी, अकेले घूम सकती थी और अकेले खुश भी रह सकती थी। उसे यह एहसास हो गया था कि उसका दिल किसी के रहने या जाने से छोटा या बड़ा नहीं होता। वह अपने सपनों की तरफ छोटे लेकिन भरोसेमंद कदम उठा रही थी, बिना जल्दबाजी के, बिना किसी को साबित करने की जरूरत के। एक दिन संयोग से उनकी बातचीत हुई, बहुत सामान्य सी, न कोई पुरानी शिकायत, न कोई अधूरी उम्मीद, बस एक दूसरे के लिए शांति की कामना। और उस छोटी सी बातचीत ने दोनों को यह एहसास दिलाया कि क्लोजर किसी आखिरी बातचीत से नहीं बल्कि भीतर की स्वीकृति से आता है। उन्होंने एक दूसरे को अपनी यादों में दर्द की तरह नहीं बल्कि सीख की तरह जगह दी। अब अगर कभी याद आती भी थी तो वह कड़वी नहीं होती थी। रोहित ने यह तय कर लिया था कि उसकी जिंदगी अब किसी एक रिश्ते के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, और आयशा ने यह तय कर लिया था कि उसका अगला प्यार अगर कभी होगा तो मजबूरी नहीं बल्कि पूर्णता से होगा। यही उनका रिन्यूड सेल्फ था, जहां वे टूटे नहीं थे बल्कि बदल चुके थे, मजबूत, स्पष्ट और शांत। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान खुद के पास लौट आता है तब भविष्य डरावना नहीं बल्कि खुला हुआ लगता है।
और यही मूविंग ऑन की असली परिभाषा है, किसी से दूर जाना नहीं बल्कि खुद के और करीब आ जाना। इस पूरी कहानी और किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्यार का मतलब खुद को खो देना नहीं होता, बल्कि खुद को बचाते हुए साथ चलना होता है। रोहित और आयशा की कहानी हमें सिखाती है कि जब रिश्ता जरूरत बन जाए, जब खुशी किसी और की मौजूदगी पर टिकी हो, तब प्यार धीरे धीरे बोझ बन जाता है। किताब ये साफ समझाती है कि हीलिंग का सफर किसी को भूलने से शुरू नहीं होता, बल्कि खुद को समझने से शुरू होता है। दर्द से भागना नहीं, उसे महसूस करना जरूरी होता है, क्योंकि वही दर्द हमें हमारी कमजोरियों, हमारे डर और हमारी अधूरी आदतों से मिलवाता है। ये किताब ये भी सिखाती है कि लेटिंग गो हार नहीं है, कई बार यह आत्मसम्मान और आत्म प्रेम का सबसे मजबूत फैसला होता है। जब इंसान खुद के साथ ठीक होना सीख लेता है, तभी वह किसी और के साथ भी सही रिश्ता बना सकता है। मूविंग ऑन का मतलब यह नहीं कि पुराना प्यार झूठा था, बल्कि यह कि वह अपने समय में सच्चा था और अब उससे मिली सीख आगे बढ़ने के लिए काफी है। अंत में इस किताब की सबसे गहरी सीख यही है कि आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी रिश्ता किसी और से नहीं, बल्कि खुद से होता है। और जब आप उस रिश्ते को मजबूत कर लेते हैं, तब कोई भी अंत आपको तोड़ नहीं सकता।